हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट में हमने चर्चा की थी भारतीय संविधान के विकास अध्याय के तहत भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में, जो कि आपको पिछले वीडियो में मैंने उसके बारे में जितने भी तथ्य थे उनके बारे में बताया। अब आज हमें चर्चा करनी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, मतलब इंडिया काउंसिल एक्ट 1892। ये क्या क्या परिवर्तन लेकर के आता है और कौन कौन सी स्थितियों को ये बनाता है, उनके बारे में हमको चर्चा करनी है। तो आइए, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, सबसे पहले इसको प्रारूपित कर लेते हैं कि कैसे इसको पढ़ा जाएगा। सबसे पहले परिस्थितियों की परिवर्तनीयता, जो आपको ध्यान रखना है, जो आपकी मुख्य परीक्षा के लिए भी काम आएगा कि किन परिस्थितियों में यह नया अधिनियम लाया गया। तो परिस्थितियों की परिवर्तनीयता के बारे में, फिर भारत शासन अधिनियम 1892, इसको परिषद कर लें आप। भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत शासन की संरचना, जो ये तीन संरचनाएं 1858 के अधिनियम में बनाई गई थी, उनमें क्या कोई परिवर्तन हुआ, उस पर चर्चा कर लेंगे। और फिर दूसरे नंबर पर हम देखेंगे शासन के स्वरूप में क्या कोई परिवर्तन आया। ये दो पार्ट में आपको ध्यान में रखना है, स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट एंड बिहेवियरल ऑफ द गवर्नमेंट, इन दो अप्रोच पर। तो कुल मिलाकर के जो अधिनियम हम पढ़ रहे हैं वो तीन पार्ट में है। एक तो उस समय की परिस्थितियां क्या है, शासन के स्वरूप में, संरचना में क्या परिवर्तन हुआ, और व्यवहारिक तरीके से शासन का संरचना में क्या क्या परिवर्तन आया, वो चर्चाएं हमें करनी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी 1891-92 के आसपास की, क्यों यह अधिनियम लाया गया। तो जागरूकता तो धीरे धीरे भारतीयों के अंदर बढ़ती ही चली जा रही है, और ऐसी स्थिति में मांग बढ़ रही है, भारतीयों के द्वारा अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की जाने लगी है। तो ये जब अधिनियम लाया गया 1892 का, तो इस अधिनियम का दो महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य तो इस अधिनियम का था कि भारत के शासन का आधार विस्तृत किया जाना चाहिए और उसके कर्तव्य क्षेत्र को और व्यापक बनाना चाहिए। मतलब भारत के शासन से आशय यह है कि वायसराय के शासन का। दूसरी बात, इस अधिनियम में गैर सरकारी और भारतीय समाज के स्थानीय तत्वों को शासन के काम में भाग लेने का अवसर देना, ताकि भारतीयों के अंदर जो पनप रहा है असंतोष, उस असंतोष को धीरे धीरे कम किया जा सके। तो इन दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत परिषद अधिनियम 1892 लाया गया, और संघीय और प्रांतीय विधान परिषद में कुछ परिवर्तन यहां पर किए गए। आइए अब हम देखते हैं कि जो परिवर्तन किए गए वो परिवर्तन क्या थे, किस तरीके से इन संरचनाओं में परिवर्तन किया गया। सबसे पहली बात, क्या भारत परिषद या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया में कोई परिवर्तन आया? तो ध्यान रहे कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया, नो चेंज। किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन यहां पर नहीं हुआ, एज इट इज, जैसा कि एज 1858 जैसी तब चल रही थी, वैसे ही यहां पर व्यवस्थाएं बनी रहे। अब देखते हैं कि कार्यकारिणी परिषद जो गवर्नर जनरल की हुआ करती थी, उसमें क्या परिवर्तन आया। यहां पर कुछ चेंजेस आए, जैसे भारतीय विधान परिषद में शासकीय सदस्यों को बहुमत में रखा गया, लेकिन कुछ गैर सरकारी सदस्य जो होते थे, जो 1861 में शामिल किए गए थे, उनका नाम निर्देशन, अब पहले आप देखते थे वाइसराय नाम निर्देशन करता था, अब यहां पर नाम निर्देशन की प्रक्रिया में थोड़ा परिवर्तन किया गया, और अब इनका नाम निर्देशन गैर सरकारी सदस्यों का बंगाल चैंबर्स ऑफ कॉमर्स और प्रांतीय विधान परिषदों के द्वारा किया जाने लगा। तो एक परिवर्तन, जहां पहले नॉमिनेशन ऊपर से नीचे की तरफ होता था, अब नॉमिनेशन नीचे से ऊपर की तरफ होने लगा। यह एक बड़ा परिवर्तन था। दूसरी बात, इस अधिनियम के द्वारा परिषदों को राजस्व और व्यय के
वार्षिक कथन, जिसको आप लोग सामान्य भाषा में बजट कहते हैं, बजट पर विचार विमर्श करने की और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया। तो यह बड़ा प्रश्न था। तो दो बड़े परिवर्तन वायसराय की कार्यकारिणी में किए गए, एक तो बजट पर विचार विमर्श करने का और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार इस अधिनियम के तहत दिया गया। अब आइए चर्चा करते हैं कि क्या प्रांत की कार्यकारिणी परिषद में कोई परिवर्तन हुआ। भारतीय विधान परिषद की तरह प्रांतीय विधान परिषदों में भी जितने भी सरकारी सदस्य थे, जो गैर सरकारी सदस्य थे, वो स्थानीय निकायों से मनोनीत किए जाने लगे। यहां पर भी ऊपर की प्रक्रिया को अब नीचे की प्रक्रिया से शुरू कर दिया गया। इनमें कार्यकारिणी परिषद के गैर सरकारी सदस्य विश्वविद्यालयों से, जिला बोर्ड से, नगर पालिका, इन सब से यहां पर मनोनीत किए जाने लगे। तो थोड़ा सा अधिनियम था। कुल मिलाकर के दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक बात तो आपको यह ध्यान रखनी है कि नाम निर्देशन की प्रक्रिया नीचे से ऊपर की तरफ हो गई, दोनों में, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भी और प्रांतीय कार्यकारिणी परिषदों में भी यह हो गई। अब उनके नाम भी याद रख लीजिए आप। जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, वहां पर बंगाल चैंबर्स ऑफ कॉमर्स और प्रांतीय विधान परिषदों से नाम निर्देशन होने लगा। दूसरा परिवर्तन, बजट पर विचार विमर्श और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक, बस इतनी दो तीन फैक्ट आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि शासन के स्वरूप में क्या कोई परिवर्तन दिखाई दिया आपको। तो यहां थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई देता है, जिसको हम कह सकते हैं कि थोड़ा आंशिक प्रकृति का लोकतंत्र आया। आंशिक लोकतंत्र मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर नॉमिनेशन की प्रक्रिया पलट गई और नीचे से ऊपर की तरफ होने लगी। इसलिए आप आंशिक तौर पर कहिए कि आंशिक कुछ दिखाई दिया। हां, प्रकाश की कोई किरण हमें दिखाई दे रही है कि लगता है हमारे देश में भी हमें धीरे धीरे कुछ प्रभाव मिलेगा। तो दो तीन कारण हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि आंशिक लोकतंत्र दिखाई दिया। पहली बात तो कि विधान परिषद में शासकीय सदस्यों को बहुमत में रखा गया, लेकिन गैर सरकारी सदस्यों को बंगाल चैंबर्स ऑफ कॉमर्स और प्रांतीय विधान परिषदों से मनोनीत किया जाने लगा। दूसरी बात, प्रांतीय विधान परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों को स्थानीय निकायों से मनोनीत किया जाने लगा। तीसरी बात, इस अधिनियम में बजट पर विचार विमर्श करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। बस यही तीन तथ्य आपको ध्यान रखना है। पूरे अधिनियम की यही तीन तथ्य ही क्रस्ट है। क्या इस अधिनियम में किसी भी प्रकार का कोई निर्वाचन शामिल किया गया? तो बिल्कुल नहीं। नो इलेक्शन, कोई इलेक्शन नहीं, नो इलेक्शन। क्या डिवीजन ऑफ पावर इस अधिनियम में शामिल किया गया? किसी भी तरीके का कार्य विभाजन सौंपा गया? नो, नो डिवीजन ऑफ पावर। एज इट इज, जैसा 1858 के अधिनियम में बनाया गया था वही चल रहा है। और इसका कारण था कि विधानसभा का गठन होने के बावजूद सभी कार्यों पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और वायसराय का नियंत्रण बना हुआ था। तो ये छोटा सा अधिनियम में है। दो तीन फैक्ट आपको ध्यान रखना है परीक्षा के दृष्टिकोण से, कोई बड़ी बात यहां पर नहीं है। ठीक, थैंक यू वेरी मच।